एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को पहले भी बता चुका था मैं लास्ट वीडियो में करंट अफेयर की कि जैसे कि हम लोग की मेंस की टेस्ट सीरीज जारी है। जब जीएस पेपर 3 की चल रही है, ठीक है। इकोनॉमी की चल रही 20 अप्रैल से 15 मई, ठीक है। इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। इसमें सिलेबस वाइज हम लोगों ने सारी चीज़ कवर की है अंडर द गाइडेंस ऑफ विवेक सिंह सर, ठीक है। टारगेट विद डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सिंह। आर्थिक नियोजन पहले चैप्टर से शुरू हुआ है। इसमें उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, ठीक है। कुछ इस दृष्टिकोण से पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। आगे ऐसे ही है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि। तीसरा, सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली। चौथा आपका है प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधियां, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीक, ठीक है। आगे आपका है अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष कृषि सहायकी व एमएसपी से जुड़े मुद्दे। इसी के अंतर्गत आपका पीडीएस भी आ जाता है। इसमें उद्देश्य, क्रियान्वयन, सीमाएं, ठीक है। इसके अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा व बफर स्टॉक व कृषि संबंधित तकनीक अभियान और टेक्नोलॉजी मिशन आ जाते हैं पेपर 3 के अंतर्गत। और फिर आगे इसमें शामिल होता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग व संबंधित उद्योग व कार्यक्षेत्र तथा महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व और अधोप्रवाह आवश्यकताएं, उग्र प्रवृत्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि। भारत में स्वतंत्रता पश्चात भू सुधार, ठीक है। और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन व उनके औद्योगिक समृद्धि में प्रभाव। लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पूछता है। बेसिकली क्या है इसमें, एनर्जी, ठीक है, सी पोर्ट्स, हार्बर जो आपके हैं, रेलवेज और रोड। ये पूरे ही टॉपिक्स आपके पेपर 3 में पूछे जाते हैं। इन्हीं से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट और 10 लॉन्ग आते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी मंथन से इस टेस्ट सीरीज का सृजन किया गया है। लास्ट टू लास्ट ईयर आप सभी को रिजल्ट्स देखने को हमारे यूपीपीएससी फेसबुक ग्रुप से देखने को काफ़ी रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें विवेक सिंह सर द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई गई थी मेंस की, ठीक है। 19 में 2 एसडीएम, 20 में भी 2 एसडीएम। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल ट्रेड टैक्स, एसीसीटीज, एनएसीआईटीज, देयर आर वेरियस सीडीपीओज, रैंक होल्डर्स। बहुत सारे चयनित यहाँ से हुए हैं इस ग्रुप से। आप भी इसमें शामिल होकर लाभ ले सकते हैं। जो मैं थंबनेल पे नंबर दे ही चुका हूँ कि कैसे जुड़ना है, आपको बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, अनुबंध कृषि से क्या समझते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख लाभों को बताइए तथा इससे संबंधित नीतिगत मुद्दों का भी उल्लेख करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, फिर दोबारा रीड कर दे रहा हूं मैं कि क्वेश्चन है कि अनुबंध कृषि से क्या आप समझते हैं, इसके प्रमुख लाभों को बताइए और इससे संबंधित एथिकल इश्यूज वो बताइए आप, ठीक है। पेपर 3 का क्वेश्चन है और ये मॉडल आंसर है आपका विवेक सर द्वारा, ठीक है। दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि अनुबंध कृषि को पहले डिफाइन करना है आपको सबसे पहले इंट्रो पार्ट में, फिर इसके लाभों को, जो इसके बेनिफिट पॉइंट्स हैं, इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है। फिर थर्ड, इसके नीतिगत मुद्दों के अंतर्गत सरकार की पहलों का उल्लेख करना है और सुझाव भी देना है, इसकी चर्चा भी करनी है ब्रीफली, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पूरा मैं रीड कर रहा हूं, आपको एक फॉर्मेटिंग मिल जाएगी क्वेश्चन की मेंस में कैसे करनी है। अनुबंध कृषि, ठीक है, कृषकों तथा कृषि विपणन कंपनियों के मध्य पूर्व निर्धारित दरों पर कृषि एवं बागवानी उपजों के लेन देन का समझौता है। यह समझौता कंपनियों और किसानों के मध्य भी हो सकता है। 1980 दशक में भारत में शुरुआत अनुबंध कृषि के अंतर्गत किसानों को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित समय अवधि और निश्चित मात्रा, निश्चित गुणवत्ता वाले विशिष्ट उत्पाद के उत्पादन व आपूर्ति हेतु नियत किया जाता है। कंपनी कृषकों को बीज उर्वरक, कृषि प्रौद्योगिकी, ऋण, कृषि उपकरण भी प्रदान करती है। भारत में पेप्सी फूड, मार्क्स स्पेंसर, केलॉग्स और गॉडफ्रे, कैडबरी इंडिया, आईटीसी, कारगिल रैलीज इत्यादि राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनुबंध कृषि में संलग्न है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, ग्रीन एग्रो, ग्लोबल ग्रीन, यूनाइटेड बेवरेज इत्यादि भारतीय कंपनियों ने भी विदेशी कंपनी के संग मिलकर
जॉइंट वेंचर के रूप में अनुबंध कृषि में प्रवेश किया है। ये आपका मॉडल उत्तर है। ठीक है, मॉडल उत्तर मतलब क्या होता है कि इसमें आपको सारे डायमेंशन शामिल होते हैं मैक्सिमम लेवल के, मैक्सिमम। पर मॉडल उत्तर का ही अनुसरण अगर आप एटलीस्ट 50 to 55% भी कर लेते हैं तब भी आप अपने सिलेक्शन रेशो को सिक्योर्ड कर ले जाते हैं। ठीक है, किसी रैंक पे। अब इसका अडेप्टेशन अगर आपका 80% का होगा तो वो आपकी रैंक वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखो क्वेश्चन के ऊपर ही तोड़ दिया गया, अनुबंध कृषि को पूरा डिफाइन कर दिया गया इस पार्ट में, मेन इंट्रो पार्ट में। ठीक है, पूरा डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पर सर के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्षेत्र 1980 के दशक में पंजाब में से आरंभ नवीन किस्में तकनीक, शॉवेल जैसी बुनाई की तकनीक, आंध्र कर्नाटक में सूरजमुखी, तमिलनाडु महाराष्ट्र आंध्र में फसल सब्जी का उत्पादन, ये इसके क्षेत्र हो गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इसके क्षेत्र भी बता दिए गए। ठीक है, फिर आगे इसके अंतर्गत लाभ वाले पॉइंट्स को आप हमेशा पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। इसमें बेनिफिट्स होते हैं हमेशा किसानों द्वारा, पहला बेनिफिट पॉइंट ये रहा, किसानों द्वारा फर्मों को फसल मूल्य भुगतान शुरुआत में ही तय कर दिया जाता है, जिससे मूल्य संबंधित जोखिम मुक्त हो जाता है किसान। ठीक है, परंपरागत कृषि में जहां प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी छिपी रहती है, वहीं अनुबंध कृषि में व्यावसायिक कृषि होती है। बिल्कुल व्यावसायिक कृषि होती है, प्रोफेशनली होती है सारी चीजें। थोड़ी सी जमीन पर भी अत्यधिक लाभ होता है किसानों को। जैसे सीमांत कृषक भारत के अंतर्गत ज्यादा पाए जाते हैं। सीमांत कृषक कौन से होते हैं? तकनीकी भाषा के तहत जिनके पास 2 एकड़ से भूमि कम होती है। आगे तीसरा पॉइंट, छोटे कृषकों को भी फर्मों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्राप्ति व उपज का उचित मूल्य प्राप्त होता है। देखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आप पॉइंट आउट कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लिखना चाहिए। ठीक है, आर्थिक परिदृष्टिकोण से ज्यादा बिंदु को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि बात ही सारी पैसों की है। छोटे कृषकों को फसल चक्र के अनुसार समय समय पर अग्रिम ऋण की आवश्यकता होती है। इस समस्या का भी समाधान हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके पास ह्यूज मनी अमाउंट होता है। फिर लास्ट पॉइंट आपका बेनिफिट का कि फर्म किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और टीचिंग स्किल्स देती है। ठीक है, जिसका यूज वो करते हैं अपने फार्म पे, लैंड फार्म पे करते हैं। और आगे अंत में क्वेश्चन को तोड़ते हुए इसके नीतिगत मुद्दों के अंतर्गत ये बिंदु सम्मिलित किए गए हैं। अनुबंध कृषि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत विनियमित होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मॉडल एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनुबंध कृषि हेतु विशेष प्रावधान करता है, जैसे रजिस्ट्रेशन होना, उसका विवाद निपटान आदि। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कृषि मंत्रालय द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 का ड्राफ्ट भी जो अनुबंध कृषि हेतु नियामक एवं नीतिगत ढांचा हेतु प्रावधान करता है, जो कि निम्नवत नीचे दिए जा रहे हैं आपको। अनुबंध कृषि को उचित नियमों से गरीब हितैषी व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसान संगठनों व अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं को बढ़ावा, प्रोत्साहन देना, ठीक है ये पॉइंट। फिर आगे भारत सरकार द्वारा राज्य कृषि उत्पाद विपणन विकास एवं विनियमन एक्ट 2003 लागू करने से कृषि बाजार, कृषि व्यवसाय, अनुबंध कृषि में निजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धा का समान स्तर तैयार करना। ठीक है, करना या करा हुआ या तैयार हुआ है। फिर विवाद समाधान हेतु तंत्र जो होता है, डिस्प्यूट मैकेनिज्म सॉल्व करता है। जो मान लो कि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के मध्य जो विवाद हुए हैं उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक तंत्र तो होगा, उसका मैकेनिज्म होगा। फिर आगे है मानक एवं श्रेणियों का विकास, इसके मुद्दों के अंतर्गत ही शामिल होता है। फिर इसका क्रेडिट और बीमा, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस के विकास को विस्तार की दिशा में और भी प्रयास अपेक्षित है। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड करके आपको ये दर्शा देना है और अंत में बता देना है कि इन सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज के वैश्वीकरण दृष्टिकोण से लाभान्वित होने की स्थिति में है। किसानों के हितों की पूर्ति होगी और इससे नियत भूमि पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करके आर्थिक हितों की भी पूर्ति सिद्ध होगी। ठीक है, कुछ इस दृष्टिकोण से आंसर राइटिंग की जाती है। ये पेपर 3 का एक क्वेश्चन पेपर का मैंने एक मॉडल उत्तर उठाया था। ठीक है, इसी प्रकार से पेपर 4, पेपर आपके आगे जो न्यू बैचेस बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली एक सुपर बैच जो बनेगा आपका 1, 2, 3, 4 चारों पेपर उसमें सम्मिलित रहेंगे, जो कि अभी रिसेंटली नया बैच एक बनने वाला है सर के द्वारा। ठीक है,
ऑलरेडी पेपर 1 कंप्लीटेड है, पेपर 2 भी कंप्लीटेड हो गया है, 3 का मतलब 50% पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, रिमेनिंग पेपर 4 बचा हुआ है, ये कंप्लीटेड होते ही आपका न्यू बैच स्टार्टेड हो जाएगा। आपको एडमिशन के लिए मैं बता ही चुका हूँ कैसे एनरोल होना है। एनरोल होने के लिए आप व्हाट्सअप करिएगा, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, सर से पूछ लीजिएगा, डिटेल्स वही अवेलेबल कराते हैं। क्या फीस चार्जेस हैं वो यही डिसाइड करते हैं। मैं केवल यहाँ पर आपको एक क्रमवार ब्यौरा देने के लिए प्रस्तुत होता हूँ, जो आपके समक्ष रख देता हूँ सब कुछ चीज़ें वाजिब जो होती हैं। रिजल्ट के हाइलाइट्स में एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। टारगेट डेप्यूटी कलेक्टर विद विवेक सिंह सर का ये बैच चलता है। पीसीएस 2019 में 2 एसडीएम 2 असिस्टेंट कमिश्नर सहित कुल 10 चयन हुए, तो वहीं पीसीएस 2020 में भी 2 एसडीएम और बीएसए जो हमारे आशीष वत्स सर है रैंक 1 हुए थे, रैंक 1 होल्डर हुए हैं ये। ठीक है, प्रिंसी मौर्य भी यहीं से, सीडीपीओ टॉपर ज्योति त्यागी ये ऑलरेडी एसीआईटी हैं। ठीक है, 5th रैंक रूपांश जैन। ठीक है, ये एनरोल्ड इन और इंटरव्यू बैचेस। अभी तक कुल 15 से अधिक चयन है, ये केवल 20 का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 19 के तो अलग है, 19 के बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट था, वो अलग है बिल्कुल, और ये 20 के रिजल्ट है। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज में आप शामिल होकर आप अपनी मेंस राइटिंग स्किल में एडवांटेजेस चीज़ हासिल कर सकते हैं। इस ग्रुप में सम्मिलित होकर आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप ही करिए, प्रायोरिटी व्हाट्सएप को ही रखिए, कॉल मत करिए अननेसेसरी। अगर एडमिशन लेना है तो व्हाट्सएप पर अपना बताइए। ठीक है, और उसके पश्चात एडमिशन लेके आप सम्मिलित हो जाइए डेली आंसर राइटिंग बैचेस में।